हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो फूड नेसेसरी होता है वो ऑब्टेन किया जाता है। इसको हम पोषण कहते हैं। वैन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम चलते हैं या फिर कोई साइकिल चलाते हैं तो हम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। इवन वैन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। और अगर हम कोई एक्टिविटी या फिर कोई कार्य ना कर रहे हों तब भी हमारी बॉडी में एनर्जी यूज़ होती रहती है, जिससे हमारी बॉडी का जो ऑर्डर है वो मेंटेन होता रहता है, हमारी बॉडी की स्टेट मेंटेन होती है। वी आल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। और हमें बॉडी के बाहर से भी कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है जो हमें ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज यानी बनाने में, और जो दूसरे सब्सटेंस बॉडी में चाहिए होते हैं उनको पूरा करता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। तो एनर्जी का वह सोर्स जो हम बाहर से अपटेक कर रहे हैं, जो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, वो है फूड, जिसको हम भोजन कहते हैं और ये हम ईट करते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जो लिविंग बींग्स है वो अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। एनर्जी और मटीरियल की जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन ही होती है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म फूड से ही अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, लेकिन इसको पूरा करने का तरीका अलग अलग है। हम ह्यूमन बींग्स किसी और तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, जो एनिमल्स हैं वो किसी और तरीके से, जो वाटर के एनिमल्स हैं वो किसी और तरीके से करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, और जो ये सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड होते हैं ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। These organisms the autotrophs include green plants and some bacteria। जो ये ऑर्गेनिज्म जिनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, इनमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। हमें पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तैयार करते हैं, फूड बनाते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से CO2 और वाटर यूज़ करते हैं। ऑटोट्रोफ्स उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ इनसे भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूटिलाइज करते हैं। ये तो सिंपल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करेंगे। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body। तो जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं इनको पहले बॉडी के अंदर सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद ये बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की अपकीप में यूज़ होते हैं। अपकीप यानी बॉडी की डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए ऑर्गेनिज्म कुछ बायोकैटलिस्ट का यूज़ करते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम में बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को तो बढ़ाएंगे लेकिन उस रिएक्शन में यूज़ नहीं होंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूटते हैं वो इनकी रेट को बढ़ा देता है। दस द हेटरोट्रोप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। तो जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो फूड के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड करते हैं। तो हेटरोट्रोपिक्स वे सब्सटेंस होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटरोट्रोप्स जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड करते हैं। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स एनिमल एंड फंजाई। हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और फंजाई आते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑटोट्रोप्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद प्राप्त करते हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे वो और न्यूट्रिशन भी खुद प्राप्त करेंगे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितना कार्बन और एनर्जी उन्हें चाहिए होती है, वो उसको फोटोसिंथेसिस से पूरी करते हैं।
इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो बाहर से सब्सटेंस इनटेक करते हैं प्लांट के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर और उसको एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो ये मटेरियल बाहर से लिया जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में इनटेक किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट एकदम से यूज़ नहीं किए जाते वो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिए जाते हैं। जो स्टार्च है वो प्लांट में इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में एक्ट करता है, यानी इंटरनल एनर्जी का भंडार कहलाता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो प्लांट उस स्टार्च का यूज़ करता है और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए प्लांट में इतना कार्बोहाइड्रेट बना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से और इसका इतना पोर्शन प्लांट ने यूज़ कर लिया इमीडिएटली एकदम से एनर्जी के लिए, और जो ये बचा वाला पोर्शन है जिसको प्लांट ने यूज़ नहीं किया ये प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। जब प्लांट को इस एनर्जी की आवश्यकता होगी कभी तो प्लांट इस स्टार्च का इस्तेमाल करेगा क्योंकि ये इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में एक्ट करता है। A somewhat similar situation is seen us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और इसी प्रकार की सिचुएशन ह्यूमन बींग्स में भी दिखाई देती है, जहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स होता है वो एनर्जी फूड से डिराइव करता है। तो जो एनर्जी फूड से डिराइव की जा रही है, ऑब्टेन की जा रही है, उसका कुछ पार्ट हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दिखाई गई है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं प्लस 6 H2O। ये क्लोरोफिल में होता है लीव्स के अंदर और इसमें सनलाइट इस्तेमाल होती है, तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और 6 ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब आप देख सकते हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वास्तव में क्या होता है। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये इवेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट जो आ रही है उसको अब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। उसके बाद सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद लीव्स के अंदर जो ये लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लीव्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाएगी, यानी उससे हाइड्रोजन जुड़ेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, उसके बाद लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। थर्ड स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हुई कार्बोहाइड्रेट्स में। These steps need not takes place one after the other immediately। जो ये तीनों स्टेप्स हो रहे हैं ये जरूरी नहीं कि ये एक साथ हों, यानी एक के बाद एक एकदम से हो जाएं। इनमें कुछ ज़्यादा समय भी लग सकता है और कम समय भी लग सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर
Desert plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब इसमें समझते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेगिस्तान के जो प्लांट होते हैं, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लेते हैं। और जब दिन होता है, डे के दौरान, जब क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस पर एक्ट करती है और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है। जैसे नाइट के दौरान क्या होगा, डेजर्ट प्लांट CO2 अपटेक कर देंगे, CO2 अपटेक करने के बाद इसको इंटरमीडिएट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इतना काम तो नाइट में हो गया। फिर जब दिन आएगा, दिन में क्या होगा, जो क्लोरोफिल हैं वो सनलाइट को अपटेक करेंगे। सनलाइट अपटेक करने के बाद जो नाइट के दौरान, रात के दौरान जो इंटरमीडिएट बना था, वो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी इस पर एक्ट करेगी और इसको दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगी। एक काम रात में हो रहा है, एक काम दिन में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, यही कहा गया था इसमें कि जो ये तीनों स्टेप्स हैं, जरूरी नहीं एक साथ हों, इनमें समय भी लग सकता है। Let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर देखे, इनमें से हर एक कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आप किसी भी लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें माइक्रोस्कोप से, ये फिगर 6.1 में हम देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट। आप पाएंगे कि लीफ की कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनमें ग्रीन डॉट्स पाई जा रही हैं। माइक्रोस्कोप से हमें वो ग्रीन डॉट्स की तरह दिखेंगी। दीज ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो जो ये ग्रीन डॉट्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है जो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको सेल का किचन भी हम कहते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमें बताएगी कि, जिससे हमें पता लगेगा जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। अब ये क्रॉस सेक्शन हम देख लेते हैं लीफ का। अब ये देखिए लीफ दिखाई गई है। लीफ में जो बीच वाला पोर्शन होता है ये होता है मिड रिब, और इसके आसपास की जो ये होती हैं ये इन्हें कहते हैं हम वैन। और जो लीफ का एक ग्रीन पोर्शन होता है इसे कहते हैं लेमिना और लीफ ब्लेड। आप ऐसे लीफ बनाते होंगे, लीफ में ये बीच में बनाते हैं आप, ये कहलाती है मिड रिब। आसपास की ये होती हैं लीफ वेंस, ये सब वेंस हैं। और जो ये वेंस के बीच में हरा हरा पोर्शन बच जाता है बाकी, इसे कहते हैं हम लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। अब ये इसमें दिया गया है, और जो यहाँ पर आप ये पोर्शन देख रहे होंगे ये दिखाया गया है, ये होता है फ्लोएम और जाइलम, जिनको स्क्वायर बंडल कहते हैं। फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पूरी लीफ की अब ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो लीफ में होता है वो होती है वैक्सी क्यूटिकल लेयर, जिससे आप ये देख रहे होंगे। उसके नीचे होते हैं ये अपर एपिडर्मिस, फिर ये क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। ये आप जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो ग्रीन डॉट्स की तरह दिखाई देती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट के बीच में ये जो स्पेस है ये होता है एयर स्पेस, और ये हैं गार्ड सेल यहाँ पर शो की गई हैं। गार्ड सेल जो होती हैं वो स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ होती है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। और ये है लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर लीफ की। अब ये एक्टिविटी 6.1 दिखाई गई है। इसमें एक्टिविटी 6.1 हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटन। इसमें हमें एक पोटेड प्लांट लेना है जो पोट में हो, जिसकी लीव्स वेरीगेटेड हो। अब ये वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, वेरीगेटेड लीव्स में लीफ होती हैं जिनमें ग्रीन पार्ट्स भी और नॉन ग्रीन पार्ट्स दोनों हो। यानी ऐसी लीफ एक ही लीफ में ग्रीन पार्ट भी हो और नॉन ग्रीन पार्ट भी हो, वह कहलाती है वेरीगेटेड लीफ। तो हमें एक पोटेड प्लांट लेना है वेरीगेटेड लीफ का, मनी प्लांट ले सकते हैं हम या फिर क्रोटन ले सकते हैं। कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। हमें उस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 दिनों के लिए, जिससे उसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो सारा का सारा यूज़ हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। उसके बाद इस प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है
3 दिन के बाद सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए। या आप वेरीगेटेड लीव्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ग्रीन पार्ट्स भी है इसका और नॉन ग्रीन पार्ट्स भी है। अब फोर्थ स्टेप है प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब इस प्लांट से, जिसको हमने 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा, इस प्लांट से हमें एक पत्ती तोड़नी है। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। उसके बाद जो इस लीफ में ग्रीन एरियाज हैं उनको हमें मार्क कर लेना है और शीट ऑफ पेपर में उनको ट्रेस कर लेना है, छाप लेना है। अगला स्टेप है डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। जो हमने पत्ती तोड़ी थी इसको हमें बॉइल वाटर में, वाटर बॉइल करना है, उबालना है और उस वाटर में इसको डिप करना है, डुबाना है कुछ मिनट के लिए। अगला स्टेप है आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद बॉइलिंग वाटर से निकाल लेना है और इसको एक बीकर लेना है, उसमें कुछ अल्कोहल लेना है और इस लीफ को उस अल्कोहल में डुबो देना है, इमर्स कर देना है। अगला स्टेप है केयरफुली प्लेस द अबाव बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। उसके बाद इस बीकर को, जिसमें हमने अल्कोहल लिया था, इसको एक वाटर बाथ में हमें रखना है और इसको नीचे से हीट करना है जब तक कि अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर अगला स्टेप है नाउ डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट। अब हम उसको लीफ को निकाल लेंगे और जो आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे और उस आयोडीन के सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए इस लीफ को डिप करेंगे। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद लीफ निकाल लेनी है और आयोडीन सॉल्यूशन को रिंस कर देना है, मतलब गिरा देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग। उसके बाद हमें लीफ के कलर को ऑब्जर्व करना है और इसको कंपेयर करना है जो हमने शुरुआत में लीफ ली थी। व्हाट कैन यू कॉन्क्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो लीफ के अलग अलग एरियाज में जो स्टार्च की प्रेजेंस थी उसके बारे में आप क्या बताएंगे इस एक्टिविटी के आधार पर। तो इस एक्टिविटी में जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे और फिर निकाल लेंगे तो लीफ का जो ग्रीन पार्ट था वही आयोडीन का ब्लू कलर वो करेगा, गोट करेगा, उस पर आयोडीन का ब्लू कलर दिखाई देगा। जबकि जो लीफ का वाइट पोर्शन था वो ब्लू कलर आयोडीन का गेट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये है आयोडीन सॉल्यूशन, इसमें हमने पत्ती को डिप किया। पत्ती को डिप करने के बाद जो लीफ का ग्रीन पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। जबकि जो लीफ का नॉन ग्रीन पार्ट था, ये वाला वाइट पार्ट था, ये ब्लू कलर का दिखाई नहीं देगा, यानी ये आयोडीन सॉल्यूशन को अपटेक नहीं करेगा। ये हमारा इसमें ऑब्जर्वेशन है। तो हमने देखा कि जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट था वही आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू कलर में टर्न हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीफ का जो ग्रीन पार्ट है वही फोटोसिंथेसिस करता है और स्टार्च को प्रोड्यूस करता है। और जबकि नॉन ग्रीन पार्ट आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद ब्लू कलर में टर्न नहीं हो रहा था, इसका मतलब लीफ का नॉन ग्रीन पार्ट स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करता, ये हम कह सकते हैं। और हमें यह भी पता है लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि जो लीफ का क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट होता है वही स्टार्च बनाता है। इस एक्टिविटी के आधार पर हमें ये पता चला ग्रीन पार्ट स्टार्च बनाएगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, आयोडीन सॉल्यूशन में वो ब्लू टर्न हो रहा था।